हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहारी ई स्कूल पर। दोस्तों, हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, उसी का ये दूसरा वीडियो, उसी की श्रृंखला में दूसरा वीडियो है, जो कि आपको पूरे नोट्स आपको बताए जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा आपके हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर भी, जो लिंक हम दे देंगे उस पे। और बाकी दोस्तों, पहला वीडियो है हमारे नोट्स का, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हों। आप देख लीजिएगा, अगर मतलब मूव करने में, या मतलब कि अगर वर्टिकल या मतलब हॉरिजॉन्टल, आप देख लीजिएगा कैसे आपका कौन सा लुक सही आ रहा है, वैसे आप करके देख लीजिएगा। और इतना दोस्तों, हम लोग की तैयारी करते हैं मेहनत करके। वीडियो तो नोट्स तो बना ही रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम लोग उस पर कर पाएँ लैपटॉप पे आपको, या मतलब ऐसे कुछ करके आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड करा पाएँ। लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है इस पे। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर का, अपना लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के जो नोट्स हैं। तो मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले खुद से ही बनाए हैं। देखिए, इस बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका एग्जाम्स में भी और आगे भी। तो शुरू करते हैं। पहला जो है आपका कि पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी है, मतलब भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है भैया? तो मुंबई है। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भाषा। फिर तीसरा आता है कि श्रीलंका में बंटवारे का आधार क्या है? तो भाषा और क्षेत्र दोनों। फिर चौथा क्वेश्चन आता है हम लोग का, स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार, मतलब मूल अधिकार हमारे यहाँ 6 हैं, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी था हमारे पास, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। जो 31 अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के 300 क में कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, ये मैंने लिखा यहाँ पे नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको भी हम बता देंगे कि संपत्ति का अधिकार क्या होता है और कब ये हटाया, चाहे कुछ भी। लेकिन ये मूल अधिकार जो है 6 हैं, और उसमें से एक मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। और ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में भी 6 मूल अधिकार हैं, 6 स्वतंत्रता के मूल अधिकार हैं। उसको भी बाद में हम पढ़ा देंगे, अगर आप चाहेंगे तो इसको पूरे अच्छे तरह से पढ़ा देंगे। जितनी जरूरत है आपको यही है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है? तो ये भी है, मूल अधिकार ही है, और अनुच्छेद 15 है, क्योंकि जो मूल अधिकार है हमारा वो चलता है 12 से पूरी अपने 12 से 34 तक। तो 12 से 34 तक क्या है आपका मूल अधिकार? 12 से 35 तक मूल अधिकार है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। तो उसी में अनुच्छेद 15 जो कहता है कि आप किसी भी आदमी से धर्म, वंश या जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध, मतलब कि भेदभाव नहीं कर सकते, उसको निषेध किया गया है। अब उसके अलावा अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हम लोग, तो आते हैं तो दूसरा छठा क्वेश्चन है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के ईसाई किन 2 खेमों में बटे हुए थे? जो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड है, जो ब्रिटेन के पास पड़ता है, इंग्लैंड के पास, वो किन 2 खेमों में बटे हुए थे? वहाँ पे भी धार्मिक जो विभाजन था वो था। यहाँ पे जैसे कि हिंदू मुस्लिम वगैरह होते हैं, वहाँ पे था प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक का। ठीक है, ये भी ईसाई ही, दोनों ईसाई ही थे, लेकिन एक था प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक, 2 भागों में बटा हुआ था उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। उसके बाद आते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मुझे लगता है जहाँ तक, और आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, ये स्टार मार्क है कि काका कालेलकर तथा मंडल आयोग किस मुद्दे पर गठित की गई थी? तो आरक्षण व्यवस्था पर। ठीक है बच्चों, तो काका कालेलकर जो है समिति या मंडल आयोग जो है, किस मुद्दे पर गठित है? आरक्षण व्यवस्था पर। ठीक है, उसके अलावा अगला आते हैं कि भारत में 4 वर्ण कौन कौन से हैं? भारत में 4 वर्ण कौन कौन से हैं? पता ही होगा कि भारत 4 वर्णों में बटा हुआ है। ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये हमारा सामाजिक विभाजन है। ठीक है, अब उसके अलावा आते हैं कि वर्ण के, जो अगला क्वेश्चन है कि वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां कहलाती थीं। मतलब कि जो वर्ण है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं, उसमें सबसे नीचे क्या आते थे? अंत्यज कहलाते थे। ये अंत्यज कहलाते थे। तो अंत्यज कौन थे? वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां। उसके अलावा अब आते हैं
कि अगला क्वेश्चन मेरा होगा कि अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, मतलब कि छुआछूत, मतलब कि एक प्रावधान बना हुआ था, ये बहुत ही गलत प्रावधान है कि किसी से मतलब कि इस बात से घृणा करना कि वो किसी निम्न जाति का है, या मतलब कि जो भी जो हमारे यहाँ सामाजिक विभाजन है उसके आधार पर किसी से भी ये करना, घृणा करना, तो उसके लिए उसके अंत के लिए अनुच्छेद 17 आया था। उसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि द्विज जाति में कौन लोग थे। तो द्विज क्या कहलाता है? द्विज आपके एक किताब में एक शब्द होगा, द्विज कहलाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय, चार जो वर्ण थे उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र थे, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो था उसको द्विज कहा जाता है, और शूद्र को क्या करते थे? शूद्र को नहीं वो करते थे, मतलब कि शूद्र को द्विज में नहीं शामिल किया जाता था। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं उनको वेद वगैरह पढ़ने का मतलब कि ऐसा उनको अधिकार नहीं था, उनको ये सब मना ही थी। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन हम अपने से आ जाते हैं, जो खुद से मैंने ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, वो है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसका है? तो यह है महात्मा गांधी का कथन। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी का कथन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब आते हैं प्रश्नावली पे धीरे धीरे आपकी किताब के। तो पहला आपका जो है कि क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में जो लघु उत्तरीय टाइप से है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती कैसे। ये मैंने लेक्चर में बताया था, ये क्वेश्चन आप देखिएगा अपने किताब में, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। तो ये आता है आपका कि सामाजिक विभिन्नता तो हर जगह मौजूद है, मैंने क्लास में भी बताया है आपको कि हर तरह की सामाजिक विभिन्नता मौजूद है, लेकिन सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकती। कोई ज़रूरी नहीं है, यही मैंने आंसर में लिखा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थीं, धर्म भिन्न होंगे, ठीक है, और लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था, वे सभी एक ही क्षेत्र मतलब उत्तर भारतीय थे। मतलब कि वहाँ यहाँ से हम लोग जाते हैं सामाजिक विभिन्नता के आधार पर जाते हैं, मतलब बहुत सारे धर्म, अलग अलग धर्म के लोग जाते हैं, लिंग जात अलग अलग, मतलब महिलाएं और पुरुष जाते हैं, अलग अलग होकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं जब हम पे मतलब कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे, इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन था कि सामाजिक जो विभिन्नता है सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, और यहाँ पे है कि सामाजिक अंतर जो है कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, मतलब जो भी सामाजिक अंतर है हमारे यहाँ वो सामाजिक विभाजन का रूप। तो देखते हैं क्षेत्रीय भावना के आधार पर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये है हमारे यहाँ कि हमने लिखा है कि क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो यही है कि क्षेत्रीय भावना अगर जब भी ये हो जाती है, हावी हो जाती है, तो सामाजिक बंटवारा और भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। अब मतलब मराठी लोग मानने लगते हैं कि बिहारी हमारे मतलब कि हमारे सोसाइटी के लिए सही नहीं है, चाहे मतलब बिहारी हमारे मतलब हमारे लोग नहीं हैं, तभी तो ये हिंसा होने लगता है। उसके बाद नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण कहाँ पे प्राप्त हो जाता है आपको? देखिए कि नस्ल और मतलब कि नस्ल वगैरह के आधार पर जो भेदभाव है हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? ये आपको देखने को मिलता है मेक्सिको ओलंपिक। आपने आपकी किताब में लिखा है कि मेक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। ठीक है, श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है, वहीं भारत में विभाजन भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। तो सब जगह अलग अलग अपना अपना विभाजन है, मतलब कि अलग अलग आधार पर विभाजन है, जैसे कि ये हमने देखा क्षेत्रीय आधार पर, फिर मेक्सिको ओलंपिक में हमने देखा कि नस्ल और उस पे आधार पर, फिर श्रीलंका में हमने देखा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर। ठीक है, और वहीं भारत में हम लोग देखते हैं भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग सबके आधार पर। अब ये बात है कि ये सब देखने को मिलता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हम देखते हैं कि उपयुक्त उदाहरण स्पष्ट है कि जब जब एक तरह का सामाजिक अंतर अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अब क्या है कि एक ही आप समाज में रह रहे हैं, ठीक है, एक ही समाज में रह रहे हैं, लेकिन आपको जब लगने लगे कि
क्या है कि महसूस होने लगी कि ये दूसरे समुदाय के हैं, हम लोग मतलब कि हमसे इतना मतलब कि गलत व्यवहार हो रहा है कि हम लोग दूसरे समुदाय के हैं, तो वो लोग कटे कटे रहने लगते हैं। समाज में दो ये हो जाता है, समाज विभाजित होते जाता है। जैसे कि अमेरिका में श्वेत अश्वेत का अंतर, जैसे कि गोरे लोग काले लोगों को मतलब हेट करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो ये चीज चाहे भारत में भी स्वर्ण और दलित मतलब कि जो स्वर्ण लोग होते हैं दलितों को हेट दृष्टि से देखते हैं, तो ये गलत है और ये सामाजिक विभाजन का आधार बन जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र समय से अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब कि एनालिटिकल क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन जो है उसके राजनीतिक परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है भारतीय लोकतंत्र समय से। कि जितना भी सामाजिक विभाजन मैंने बताया है कि जाति धर्म और लिंग के आधार पर, मैंने पहले भी बताया है, लेक्चर में बताया है, तो वही क्वेश्चन है कि उसके चलते लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में क्या परिवर्तन है, मतलब डेमोक्रेसी बिहेवियर में जो व्यवहार में परिवर्तन क्या आता है, किस तरह से प्रभावित होता है। तो आंसर देख लेते हैं इसका हम लोग कि जैसे कि हमें ज्ञात है, हमने लिखा है कि जैसे कि हमें ज्ञात है कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है, पता है आप लोग को भी, और यहाँ विभाजन भाषा क्षेत्र विभाजन जो है भाषा क्षेत्र संस्कृति धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर है, तथा इन सभी विभाजनों का प्रभाव भारतीय लोकतंत्र की तथा राजनीति का पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूप से पड़ता है। मतलब जो भी है, धर्म है जाति है लिंग है, सब पे राजनीति होती है। ठीक है, सबके आधार पर राजनीति होती है और सबका जो है जो है प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से पड़ता है। पहला जो है क्षेत्र के आधार पर राजनीति, क्षेत्र के आधार पर राजनीति तथा इसका परिणाम। अब क्षेत्र के आधार पर कैसे होता है हम लोग जानते ही हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में पश्चिम भारत मतलब महाराष्ट्र आदि राज्यों की तरफ रुख करते हैं, और क्या होता है कि वहाँ उनके साथ क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव होता है, उन्हें पीटा जाता है। ठीक है, उन्हें पीटा जाता है, आप लोग देख रहे होंगे मैंने लिखा है कि उन्हें पीटा जाता है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को, हमेशा ये मुद्दा बना रहता है कि वहाँ पे गलत व्यवहार होता है बिहारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ, तो उन्हें पीटा जाता है और वहाँ की राज्य सरकार उसे रोकने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मतलब कि उन्हें रोकती नहीं है, उनका ऊपर से क्या करती है, उसका समर्थन करती है कि हाँ हमारे हमारे लोग हैं, हम मराठी हैं, तो मराठी महाराष्ट्र में बिहारी लोग आके और हमारा संतुलन बिगाड़ रहे हैं, सामाजिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं, चाहे चोरी का इल्जाम लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन क्या करेंगे, ये सब राजनीति है। वहाँ की राज्य सरकार को वोट बैंक की प्राप्ति होती है तथा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, वहाँ की जनता का इसमें लाभ तो है, पर कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के व्यवहार में नकारात्मकता आती है, मतलब लाती है, या ये परिवर्तन जो है राजनीति है। तथा अनुच्छेद 19 जो कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार देता है, धूमिल हो जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 मैंने बताया स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें 6 अधिकार है, उसमें व्यवसाय करने का अधिकार है कि आप कहीं भी जाके भारत में आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो व्यवसाय कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं, हम गुजरात में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, लेकिन ये राजनीति है तो ये गलत व्यवहार करती है। फिर धूमिल हो जाता है। धर्म के आधार पर राजनीति कैसे होता है, अब गांधी जी कोटेशन शुरू कर किया है मैंने, आपको आप लोग ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा और आपको बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे नोट्स से। जैसे धर्म के आधार पर राजनीति है, ये धर्म के आधार पर राजनीति कैसे होता है कि चूंकि गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, कि धर्म के जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि यदि सरकार या कोई भी दल किसी भी धर्म के नैतिक मूल्यों तथा अच्छे विचारों आदि को लेकर राजनीति करती है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। पर जब यही राजनीति क्या होता है, सांप्रदायिक रूप, यानी जब धर्म को ही सब कुछ मान लेने की राजनीति हमेशा लोकतांत्रिक व्यवहार में नकारात्मकता का प्रवाह करेगी। तब भैया बात यही है बच्चों की, बात ये समझने वाली है कि आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। धर्म की आपकी जो मूल्य हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और मानव मानव प्रेम वगैरह, सभी धर्म ये बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप राजनीति कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब इसको सांप्रदायिक ये देने लगते हैं, एक धर्म को आप तवज्जो देने लगते हैं, तो ये गलत चीज़ है। जाति के आधार पर राजनीति देख लेते हैं। जाति के आधार पर तो B.R. अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व का जाति आधारित राजनीति करना इसकी महत्ता को बताता है कि ऐसे राजनीति से नेतृत्वकर्ता, अब ये भी पॉजिटिव चीज है। वैसे अम्बेडकर जी ने बस इसलिए राजनीति किया था कि जो भी हमारे दलित समाज हैं, ठीक है, वो जो दलित समाज हैं वो क्या हो जाए कि
इससे प्रभावित ना हो, ठीक है, और दलित समाज का उत्थान हो सके। तो यही बात है। तो कहीं ना कहीं उस विशेष जाति की आवाज लोकतंत्र में बुलंद कर रहे हैं और उस जाति के लोग को मुख्य धारा में जोड़ने को यह सकारात्मक पहल है। पर जब कुछ दल या सरकार इस मुद्दे को तरीके से नहीं रख पाते हैं या सरकार इनके मांगों को सही तरीके से संभाल नहीं पाती है, तो लोग सामाजिक स्तर पर बढ़ जाते हैं और कभी कभी यह हिंसा का रूप भी ले लेती है। अब जाति के आधार पर राजनीति करना अच्छी बात है, अम्बेडकर जी ने किया, लेकिन अम्बेडकर जी सिर्फ और सिर्फ उत्थान चाहते थे दलितों का या मतलब नीचे जातियों का। लेकिन अब लोग क्या करने लगे हैं कि अब इसको आप मुद्दा बना देते हैं, जब मुद्दा बनाते हैं और लोगों को भड़काते हैं इसके नाम पे, तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम करता है। उसके बाद लिंग के आधार पर राजनीति तो वैसे ही होती है कि वैसे तो हमारा समाज प्राचीन काल से ही हम लोग पता है पुरुष प्रधान समाज ही रहा है, हैं? तथा प्राचीन काल से अब तक मतलब कि तथा महिलाओं को विशेषतर राजनीतिक दृष्टिकोण से निकृष्ट ही समझा गया है। फिर भी महिलाओं के आंदोलन ने तथा समाज की सोच से अब उन्हें राजनीति में सक्रिय साझेदारी मिल रही है और यह लोकतांत्रिक व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, ठीक है। मतलब कि अब बात है कि ये तो मतलब कि पहले से ही निकृष्ट समझा गया है, महिलाओं को राजनीति में भी उतना मतलब भागीदारी दी नहीं जाती, अभी तक भी उतनी भागीदारी है नहीं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो आगामी जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें अभी तक मात्र जो ये है भागीदारी है लोकसभा में, वो सांसद स्तर पे 14.5% ही है अभी तक, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है ये। तो ये बहुत आगे लेके जाना है इस चीज़ को। अब इस आधार पर राजनीति अब सही है, क्योंकि अब इनको आगे आने की ज़रूरत है महिलाओं को। अब ये बात अलग हो जाती है। उसके बाद अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस किस आधार पर राजनीति होती है, कैसे लोकतांत्रिक व्यवहार ये होता है। आपको कुछ दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा लिया जाए सारे क्वेश्चंस को। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, चाहे मतलब कोई क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें। उसके बाद अब बात करते हैं किस अगला क्वेश्चन की 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ का संक्षिप्त वर्णन करें। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड इतना भी खराब नहीं है जितना लोग कहते हैं, बहुत दिमागदार क्वेश्चन है कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच में भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय। अब ये आपकी किताब में नहीं मिलेगा, इस पर मैंने बहुत मेहनत की है और मैं तैयारी करता हूं तो मुझे पता है कैसे आंसर लिखा जाता है। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, तो अब देखते हैं। इसके बाद मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, सबसे पहले 1947 से स्टार्ट किया है कि अपने ऐतिहासिक और औपनिवेशिक सत्ता से 1947 में आज़ादी पश्चात डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अगुवाई में भारत एक सशक्त संविधान जो संपूर्ण शक्ति भारत के लोगों के हाथ में देता है, तैयार करने में सफल रहा है। ये तो हम लोग पता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारे संविधान निर्माण में, ठीक है, और पितामह कहे जाते हैं, मनु कहे जाते हैं हमारे संविधान के। तो उन्होंने बोला कि भाई भारत के लोगों के हाथ में क्या होना चाहिए, भारत के लोगों के हाथ में ही क्या होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए सारी। अब यह संविधान उद्देश्य का यह प्रस्तावना भारतीय समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार से न्याय दिलाने को समर्पित है, ठीक है। जो हमारा संविधान है ये उद्देशिका जो है, जो प्रियम्बल है, जो उद्देश्य है हम लोग समाज का मतलब संविधान का, वो बोलता है कि भारतीय समाज को हर एक तरह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर एक तरह से क्या हो जाए, सभी प्रकार से क्या हो जाए, न्याय मिल जाए। पर यह दुर्भाग्य रहा है कि 1967 तक क्या हुआ है, 1967 तक, अगर कुछ धूमिल आ रहा हो अगर आप लोग को ये, तो माफ़ी चाहते हैं। वैसे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, बस मैं इसको डील कर देता हूँ कि पर यह दुर्भाग्य रहा है कि 1967 तक राजनीतिक रूप से सवर्णों का ही बोलबाला रहा है, ठीक है, सवर्णों का ही बोलबाला रहा है 67 तक। अब 70 के बाद पूछा हम लोगों से, तो पर 70 के दशक से अब क्या हुआ कि सामाजिक न्याय दिलाने के रास्ते पर बहुत सारे काम हुए हैं अभी तक। अभी बहुत सारा पूरा सफर बाकी है, लेकिन फिर भी 70 के बाद से बहुत सारा परिवर्तन हुआ। जैसे पहला परिवर्तन हम लोग को 1976 का 42वां संशोधन, संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, मिनी संविधान बोलते हैं उसको, छोटा संविधान कर मतलब बहुत सारे बदलाव हुए वहाँ पे। लेकिन 1976 का 42वां संविधान संशोधन जो है वो बोलता है संविधान तथा सामाजिक ढांचे को एक नया रूप देता है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत किया गया ताकि एक एक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था 73वां संविधान संशोधन जो है अपना, कि पंचायती राज को मजबूत किया गया ताकि
सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकता है। वहीं 1991 में क्या हुआ, 1990 में आप देखते हैं जब मंदी आती है, मतलब वैश्विक मंदी, और भारत को पूरा अपना बाजार जो है, मार्केट जो है खोलना पड़ता है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण उदारीकरण की नीति अपनाता है भारत, और भारत को आर्थिक सशक्त करने की कोशिश की जाती है, जिससे लोग आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हो पाए और क्या हो पाए, सामाजिक न्याय मिल सके। वहीं वहीं कुछ कानून जैसे कि आपका आता है सूचना का अधिकार तथा शिक्षा के मूल अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का मूल अधिकार जो है, ये बोलता है कि समावेशी शिक्षा तथा सामाजिक न्याय को शीर्ष पर पहुंचाता है, ठीक है। सूचना का अधिकार आरटीई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, और आरटीई, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करता है। ये भी सामाजिक न्याय का ही कहीं है। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों का सस्ता विनिर्माण कर जन जन तक सारे टीके पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं बहुत सारी योजनाएं जैसे मनरेगा, आप सुनते ही होंगे कि मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता है एक मतलब कि जरूरतमंद व्यक्ति को, एक परिवार से एक व्यक्ति को 100 दिन का काम मिलता है और उसके अनुसार आमदनी मिलती है। तो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े और गरीबी से वे उबर सके और गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए क्या हुआ, मनरेगा नाम जैसा योजनाएं चलेंगी। तो इससे भी कहीं ना कहीं सामाजिक योगदान, सामाजिक न्याय मिला है। उसके अलावा अब आते हैं कि वही सामाजिक सुरक्षा तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा में, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 तथा SC&ST एक्ट 1989 तथा ट्रिपल तलाक कानून 2019 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी निभाने को 33% आरक्षण तथा बिहार में पंचायती राज एक्ट 2006 द्वारा महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित कर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया, और यह अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक कि क्या न हो कि भारतीय लोकतंत्र सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा। तो ये देखिए, महिलाओं के लिए भी SC/ST एक्ट भी आया है, महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून, ये मैंने करंट से जोड़ा है, ठीक है। 33% आरक्षण आप लोगों को पता ही, लेकिन बिहार में क्या है, पंचायती राज एक्ट 2006 के अंतर्गत 50%। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि उससे मेहनत से बनाई है नोट्स को, और कोशिश किया है कि सारा कुछ आपका टैकल कर लूँ, मतलब कि करंट से भी रिलेटेड आपको, ताकि आपका प्रभावी हो सके नोट्स। अब बाकी आगे देखते हैं। आगे है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। अब भैया सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में क्या है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इन चारों को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आता है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ठीक है। तो ये है कि लागू नहीं होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, कि भैया ऐसा नहीं है कि सामाजिक विभाजन जो है समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, सामाजिक विभाजन है, लेकिन उसके लिए वो राजनीति, सक्रिय राजनीति हो रही है, और अच्छी चीज़ है, वो खराब चीज़ नहीं। अब बात करते हैं, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें, ठीक है। अब ये 3 बयान है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, ठीक है, और सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है। और बयानों में से कौन से बयान सही, मतलब 3 बयान दिए हुए हैं आपके, और 3 बयानों में से कौन सा सही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो मुझे गलत लगता है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज़ को, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो कि श्रीलंका में भी है, फिर से यहाँ पे भी अपना हमने युगोस्लाविया में भी देखा, फिर से और भी सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। तो वहाँ पे देखे कि सब जगह विभाजन है किसी न किसी आधार पे। तो ये क और ख जो है, ठीक है, ये क और ख जो है, ये बयान सही है कि जहाँ सामाजिक अंतर है वो सामाजिक विभाजन होता ही है। और वे एक व्यक्ति की बहुत सारी पहचान होती है, एक व्यक्ति बहुत मतलब एक धर्म का भी हो सकता है, एक धर्म का, एक अलग भाषा बोलने वाला, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ों पर एक दूसरी जाति का बहुत सारे अंतर देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लिस जेड गुड। अब देखिए इन चारों में अब क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि
तगड़ा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इस ना किंग मार्टिन लूथर का आपका इसमें ये है जिक्र है इसके आपकी किताब में, ना जेड गुडी का है, ठीक है। महात्मा गांधी का है एक समय बयान, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं वो किया है कि रंग भेद के विरोधी थे या नहीं थे। लेकिन आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे इतिहास कि दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो ये रंग भेद के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, तो ये जरूर थे रंग भेद के विरोधी। तो एक सिर्फ ऑप्शन बचता है आपका जेड गुडी। किंग मार्टिन लूथर तो थे ही अमेरिका में, फिर ओलंपिक धावक टोमी स्मिथ और जॉन कार्लेस ओलंपिक में हमने देखा है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, उसका जिक्र किया हुआ है। उसके अलावा ये नहीं है जेड गुडी। जेड गुडी जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी ऐसा कुछ नहीं है कि थे। अब अगला क्वेश्चन ध्यान का मिलान करें कि पाकिस्तान कैसा देश है, हिंदुस्तान कैसा देश है, इंग्लैंड कैसा देश है। तो हम लोग पता है पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक देश है। हिंदुस्तान जो अपना धर्मनिरपेक्ष मतलब कि किसी भी धर्म को मान्यता, एक धर्म को मान्यता नहीं है, सारे धर्म को बराबर मान्यता है उसमें। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में दो तरह के लोग रहते हैं, मतलब दो ईसाई जो धर्म है वो दो खेमों में बटा हुआ, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, लेकिन प्रोटेस्टेंट ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट देश है, ठीक है। उसके अलावा अब क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन आपका। 10वां क्वेश्चन जो है आपका वो है कि भावी समाज में लोकतांत्रिक जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जिस प्रकार अभी तक लोकतंत्र का इतिहास गौरवान्वित रहा है, अब भावी समाज, समझ रहे हैं, मतलब भविष्य में कैसा होगा आपका लोकतंत्र, क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए भविष्य में, तो आप भी इस चीज़ पे विचार कर सकते हैं कि अभी क्या क्या कमजोरियां हैं हमारे भारत में, हमारे लोकतंत्र क्या कमजोर हो रही है, अगर कभी कभी कमजोर होती है तो किस वजह से हो रही है, चाहे समाज हमारा विभाजित हो रहा है तो जिस प्रकार अभी तक लोकतंत्र का इतिहास गौरवान्वित रहा है और सारे लोकतांत्रिक देश विशेषतः भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके पास भविष्य में सबसे बड़ी जिम्मेवारी उसके संविधान ने सारी शक्ति जो भारत के लोगों को दी है उसे बरकरार रखना है। बिल्कुल सही बात है कि ये वाला जो चीज है कि भारत के लोगों के हाथ में शक्ति अगर हम लोग दिए हैं, वो वोट कर सकते हैं, वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो इस चीज को बरकरार रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके अलावा दूसरी जिम्मेवारी या उद्देश्य लोकतंत्र के चारों स्तंभ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा मीडिया को सही दिशा में सशक्त बनाए रखना होगा, ठीक है। तो अब ये जो पिलर्स हैं हमारे यहाँ, 3 पिलर्स हैं, वैसे तो 3 पिलर्स हैं, वैसे 3 पिलर्स कहलाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके अलावा चौथा स्तंभ हम लोग बोलते हैं मीडिया को, उनको सही दिशा में सशक्त करना, बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा तीसरी जिम्मेवारी जो हर एक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दाओं को ध्यान में रखते हुए न्याय, मतलब सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिमांड है कि कैसा होना चाहिए हमारा लोकतंत्र, ठीक है। जो रामराज्य की बात होती है वैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है भारतीय सरकार, और भारत के लोग भी बहुत साथ दे रहे हैं इसमें। संपूर्ण विश्व में, उसके बाद अगला जो है संपूर्ण विश्व में सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसके लक्ष्य को जो निर्धारित किए गए हैं उन्हें पूर्ण करने में सहभागिता निभाना, ठीक है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हमेशा के लिए जो सभी लोग मतलब कि बराबरी विकास हो सके, इस चीज को बढ़ाना। उसके बाद अगला कि अपने संविधान या कानून विधि बनाने की प्रक्रिया को इतना लचीला बनाए रखना कि भावी समाज की मांग अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकते। ये भी एक लक्ष्य है, लक्ष्य होना चाहिए हमारे लोकतंत्र की, कि जो भी है संविधान चाहे हमारा कानून उतना मतलब लचीला हो, ठीक है, उतना फ्लेक्सिबल हो कि हमारा जो है ये है भावी समाज जो है जिस जो भी मांग हो उसके अनुसार उसमें हम परिवर्तन कर सकें। उसके अलावा महिलाओं को लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी बढ़ाने की और अग्रसर करना, महिलाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है हमारे लोकतंत्र में, जो अभी ये हो रही हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस को डील कर लिया है, अभी तक हम लोग क्वेश्चन डील किया है 10 क्वेश्चंस को डील कर लिया है। अब हम लोग आएंगे 11वें क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो हम लोग आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे, जिसका क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। तब जातिगत असमानताएं जारी हैं मतलब कि जाति में, मतलब जाति के नाम पे कौन कौन सी समाज में असमानताएं हैं, इसको देखते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे वहीं से। वैदिक काल में हम लोग देखा है कि भारतीय इतिहास में विशेषतः वैदिक काल से ही भारतीय समाज को वर्गों, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया था। पर इसे ज्यादा बल औपनिवेशिक शक्तियों का भारत कब्जे के बाद मिला, मतलब कि अंग्रेज जब आए, चाहे जब मुसलमान, मतलब कि बाहरी जब मुसलमान और मुगलों ने शासन किया, तब ज्यादा असमानताएं आई। तो वही देखते हैं कि जहां जमींदारों द्वारा निची जातियों को समाज से अपेक्षित तो किया ही गया, वहीं रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लाया गया सांप्रदायिक अवार्ड, जिसमें निची जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, ने आग में घी डालने का काम किया, ठीक है।
रैमजे मैकडोनाल्ड आपने पढ़ा नहीं होगा, तो ये 1932 में आता है, सांप्रदायिक अवार्ड करके ये ले आते हैं, और मतलब कि नीची जातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र ले आते हैं। तो ये बांटने का काम है अंग्रेजों का, हमेशा से रहा है, वोट डालो और राज करो। तो इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट पे ये लाया गया है। वैसे तो भारतीय समाज में जातियों में आज भी वर्गीकरण है। हम लोग देखते हैं कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी एंड एसटी, जब भी आप फॉर्म भरते होंगे तो ये सब आता होगा, और उसमें भी उप वर्गीकरण, ठीक है, मौजूद है, जिस पर उन वर्ग के नेता मतलब सकारात्मक राजनीति भी करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है कि जाति का प्रभाव क्या होता है राजनीति में। तो आज भी कहीं ना कहीं ये बात मान्य है कि, और सही भी है, कि स्वर्ण जाति जो है, स्वर्ण जो जाति है वो मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत है, तथा दलित और महादलित जातियां, मतलब जो नीची जातियां हैं, वो कमजोर हैं, मतलब आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लेकिन ये क्या है कि 21वीं सदी का भारत है, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ स्पष्ट जातिगत असमानताएं मौजूद होने के बावजूद हमने आपसी भाईचारे, बंधुत्व को नहीं खोया है, और यही हमारे लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो इसी प्रकार मौजूद भी है, ये कहना मतलब कि सही है कि मौजूद है कहीं ना कहीं जातिगत असमानताएं, लेकिन हम लोग बहुत मतलब अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन होगा। लिखना भूल गए थे हम। तो 12 नंबर क्वेश्चन, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, इसके 2 कारण बताएं। ठीक है, क्यों, मतलब सिर्फ जाति ही कारण नहीं हो सकता है चुनाव जीतने के लिए आपको, तो इसका कारण बताएं भारत में। तो ये मैंने लिखा है कि यद्यपि प्राय राजनीति में जातिगत भावना पर जोर दिया जाता है, आप लोग देखते होंगे जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, और यह धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का खेल है। पर ऐसा नहीं है, भारत में चुनाव नतीजे सिर्फ जाति के आधार पर तय नहीं हो सकते। इसके 2 कारण निम्न हैं, आप भी सोच के देखिएगा। सिर्फ जाति के नाम पर पहले आप बहुत ज्यादा हावी था, लेकिन अब धीरे धीरे जो विकास के मुद्दे आने लगे हैं, और हम लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं, मतदाता जो है जागरूक हो चुके हैं, तब ये मुद्दे धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो इसका 2 कारण बताएं, तो पहला कारण है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस आधार पर नहीं किया जाता है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता क्या हो सकते हैं, अधिक हो, तथा वे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जाति के अलावा संप्रदाय, लिंग तथा सामाजिक मुद्दे भी विशेष मायने रखते हैं। ठीक है, सारे तरह के मुद्दे विशेष मायने। उसके अलावा दूसरा जो कारण है, मतदाता जो है जितना अपनी जातीय संबंध रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा संबंध राजनीतिक दल से रखते हैं। ठीक है, आप भी किसी न किसी दल को फॉलो करते होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जदयू, किसी को भी, जिसको भी आपका मन करे उसको आप फॉलो करते होंगे। फिर एक ही जाति में अमीर और गरीब लोग प्राय अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। होता ही है, सरकार या राजनेताओं की लोकप्रियता उनकी जातीय मुखौटों के कारण नहीं बढ़ती, बल्कि उसके कामकाज के कारण। मतलब वही मैंने बोला कि अब जो है, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और विकास के मुद्दे जो हैं हावी होते जा रहे हैं। हम लोग जाति के नाम पे वोट नहीं करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, 13 नंबर। तो मैं अच्छे से कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखता हूँ, जहाँ भी दिक्कत होगी आप कमेंट में मैसेज कर दें कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम आई है, दिखा नहीं अच्छे से, चाहे कुछ भी जो भी। विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण। तो अब विभिन्न तरह की सांप्रदायिक मतलब क्या, मतलब धर्म से रिलेटेड ही होगा, तो उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और उसका एक एक उदाहरण देना है। तो देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा जो है देने चले तो सबसे पहला उदाहरण कहाँ आता है, उत्तरी आयरलैंड, जो हम लोग किताब में है, उत्तरी आयरलैंड का आता है, जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, जो काफी समय से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच चल रहे तनाव, हिंसा तथा दोनों पंथों को राजनीतिक समर्थन मिलने के कारण अव्यवस्थित है। ठीक है, कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, नेशनलिस्ट पार्टी करती है, और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को किसमें मिला दिया जाए, आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला लिया जाए। और जो मुख्यतः कैथोलिक हैं, वही प्रोटेस्टेंट लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्टेंट क्या है कि प्रोटेस्टेंट लोग का प्रतिनिधित्व करता है यूनियनिस्ट पार्टी, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। अंततः 1998 में ब्रिटेन सरकार तथा नेशनलिस्टों के बीच समझौता हुआ तथा हिंसक आंदोलन बंद हो गया। यहाँ तो खत्म हो गया, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति का एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच जो ब्रिटेन में लड़ाई हुई है। उसके बाद वहीं हम लोग देखते हैं दूसरा उदाहरण कि वहीं यूगोस्लाविया में हुआ धार्मिक विभाजन, उसे कई टुकड़ों में बांट दिया। मैंने एग्जाम्पल दिया है अपने लेक्चर में भी, देख सकते हैं आप। वर्तमान में वहीं
पश्चिम एशिया, अब देखिए ये मैंने अपने से जोड़ा है, करंट से जोड़ा है, इसके बारे में आप लोग भी रूबरू होंगे, लेकिन इस चीज़ को जोड़ना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही आंसर आप लिखेंगे तो प्रभावी तरीके से, तो अच्छा आपको मार्क्स मिल सकता है। वर्तमान में वहीं पश्चिमी एशिया के सभी देशों में सांप्रदायिक राजनीति शिया तथा सुन्नी संप्रदायों को लेकर चलती है। अब मतलब वही पश्चिमी एशिया मतलब ईरान, इराक जो है वहाँ पे, जिससे वहाँ सामाजिक विभाजन तथा सब कुछ अस्थिर हो चुका है। ऐसी राजनीति हमेशा नकारात्मक होती है और उसमें मानवाधिकार का ख्याल नहीं, मतलब कि मानव का अधिकार मिलता ही नहीं है। यहाँ पे तो भय के उसमें साए में लोग जीते हैं। इसलिए हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और ये बहुत अच्छा है कि किसी भी हम एक धर्म को हम लोग क्या करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किताब देखते जाइए, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आपको मिलता जाएगा। उसके बाद देखिए, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या तो वे कमजोर स्थिति में है। मतलब महिलाओं के साथ कौन कौन से स्तर पर भेदभाव है, और वो भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में। अब सुबह से लेकर रात तक और पूरे समाज में आप जो जो भी विभिन्नताएं देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा। आप जो भी आप भेदभाव देखें, बस वहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं आंसर में। जैसे कि पहला, चूंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, पता है हम लोग को, अतः लैंगिक स्तर पर महिलाओं के साथ हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे भेदभाव देखने को मिलते हैं। आइए बारी बारी से उनको जानते हैं, कौन कौन सा स्तर पर भेदभाव है। घरेलू स्तर पर देखते हैं तो हमारे घर महिलाएं एक सुबह से सारे घरेलू काम संभालते देखते हैं हम लोग, पर औरतों को इन काम का कोई श्रेय बस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारी सामाजिक मान्यता है कि घर के सारे काम किसके लिए बना हुआ है, महिलाओं के लिए बना हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है, पुरुष भी वो सारे काम कर सकते हैं, उसको हम तवज्जो नहीं देते हैं। हाँ, सुबह सुबह हम लोग ऑफिस के लिए, चाहे मतलब खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं, चाहे कुछ भी, तो हम लोग को लगता है कि हम ही लोग काम करते हैं, महिलाएं काम नहीं करते, तो वहाँ भेदभाव देखने को मिलता है। फिर बाहर कार्य करते समय, अब ऐसा भी नहीं है, शहरों में जाएंगे चाहे गांव में भी देखेंगे अभी कि बाहर जब महिलाएं निकलती हैं तो वहाँ वो भी कमाती भी हैं और घर का काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मेहनताना चाहे जो भी है, उनको वो सम्मान नहीं मिलता, वहाँ भेदभाव होता है। जब महिलाएं अपने घरेलू कार्य के लिए अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए जो अतिरिक्त कार्य करती हैं, तो उसके ऐसे कार्य को ज्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता। वही कृषि कार्य महिलाओं की 40% भागीदारी तथा उनसे जुड़े कार्यों में 85% भागीदारी होने के बावजूद, ठीक है, मतलब पुरुषों इतना मेहनताना नहीं दिया था, मतलब पैसा नहीं दिया था, कार्य के घंटे भी ज्यादा होते हैं, मतलब पुरुषों से ज्यादा कार्य भी करती हैं, लेकिन फिर भी उनको मेहनताना उतना नहीं मिलता। तो ये भेदभाव ही तो है, और क्या है, भेदभाव नहीं है तो यही ना है। अब मनरेगा में देखेंगे, चाहे मतलब खेतों में भी देखेंगे, तो महिलाएं चाहे शहर में आएंगे तो आप दाई वाई का काम करती मिलती हैं, चाहे ऑफिस में भी जाती हैं महिलाएं, तो वहाँ पे भी थोड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं साक्षरता का स्तर पर क्या भेदभाव है। महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है, ठीक है, और बिहार के लिए बहुत ही, बिहार का मैं जो मेंशन करना चाहिए था, लेकिन बिहार सबसे पीछे है महिलाओं की साक्षरता में। इस चीज़ को बदलना है हमें, इसीलिए हमने ये पहल स्टार्ट किया है। अब आप लोगों के ऊपर है, आप कितना ऊपर ले आते हैं इस चीज़ को, जितना शेयर करते हैं हमारी वीडियोस को। जबकि पुरुषों में 76%, ठीक है, 76% पुरुष साक्षर हैं और 54% महिला। क्यों क्यों शिक्षा उनको भी मिलनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव क्यों, तो यही दिखाना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि भेदभाव किन किन स्तर पे है। उसके अलावा माता पिता की मानसिकता बेटों पर अधिक खर्च करने की होती है, देखते हैं आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे। यही कारण है कि उस शिक्षा में लड़कियों की संख्या सीमित है, ठीक है, लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो काम काज और शादी ब्याह में लोग लगा देते हैं, ठीक है। देखते हैं वहीं ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अब धीरे धीरे महिलाएं पहुंच रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम है संख्या। अब देखते हैं जन्म के समय भी भेदभाव, यह बड़ी दुखदाई है। देखते होंगे आप लोग कि सभी लोगों के, औरतों को भी, मतलब कि हम देखते हैं कि औरतों का भी मतलब ये रहता है, भावना रहती है कि लड़का हो जाए। अरे क्यों लड़का हो जाए भाई, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी दुखदाई है कि जब भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, ठीक है, लड़की को जन्म लेने से पहले हत्या कर देने की प्रवृत्ति इसी मानसिकता का परिणाम है। तो ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि महिलाओं के लिए क्या है, भेदभाव है। अब महिलाओं से रिलेटेड एक और चीज है, बड़े स्तर पर है, ये तो जीवन के रूप में देख लिया हम लोगों ने। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का इसी पे और रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आप लोग इसे अपडेट करके, हमने अपडेट करके वैसे दिया है, लेकिन अब ज़्यादा जितना आप अपडेट करके इस क्वेश्चन से लिखेंगे बहुत मजा आएगा आपको। इस गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप बोलोगे तो हम अच्छे से और अच्छे से आपको, मतलब कि आप कॉल कर सकते हो हमें या मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। भारत की विधायिकाओं महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। विश्व के सारे बड़े मंचों पर महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर
चर्चों के बावजूद तथा महिलाओं द्वारा स्वयं इतने आंदोलन करने के बावजूद भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत असमान है। अब देखते हैं कैसे असमान है कि आज भी केंद्र स्तर पर 15% से भी कम महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, वहीं राज्य विधायिकाओं में इनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। जबकि पंचायत स्तर पर हम क्या देखते हैं कि 33% सीटें आरक्षित हो गई हैं महिलाओं के लिए। बिहार में सराहनीय कदम है। बिहार एक पहला राज्य है जो 50% सीटें आरक्षित करता है महिलाओं के लिए। आरक्षित होने के बावजूद वहां उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं हो पाया है। ठीक है, उतना नहीं हो पाया है। अब मंत्रिमंडल में भी देखते हैं हम लोग, जो कैबिनेट होता है वहां पे भी पुरुषों का ही वर्चस्व है। चूंकि धीरे धीरे लगातार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। अब ताजा उदाहरण देखते हैं हम, 17वां लोकसभा पिछली बार हुआ था 2019 में मई में। तो वहां पे क्या था कि 78 महिलाएं सांसद जो है, मतलब पूरे जो संख्या बल है संसद का, उसका 14.3% का चुनाव अभी तक भारतीय लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अभी तक, मतलब कि समझ रहे हैं, अभी तक मतलब 78 महिलाएं हो गई तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है। आपके पास कितनी कितनी सीटें हैं पता है ना आपको? आपके पास सीटें हैं, आपके पास सीटें हैं 550। तो 550 सीटें हैं, 545 सीटें हैं, तो उतने रेशियो में कम से कम आधी सीट, आधी नहीं भी तो 30-40% तो कम से कम आधी ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो लेकिन 14.3% है। उसके बाद 1962 से 677 कुल सांसद महिलाओं में से चुनी गई। आप देख लीजिए आंकड़ा, 1962 से लेकर अभी तक 617 महिलाएं सिर्फ चुनी गई हैं। तो ये भी है, यह समानताएं हैं महिलाओं के खिलाफ। उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। धर्मनिरपेक्ष का मैंने मतलब बता दिया है कि ऐसा समाज जो कि एक धर्म को तवज्जो न दे, सारे धर्म को बराबर तवज्जो देता है। तो उसके लिए कौन कौन से प्रावधान हैं? दो प्रावधान ठोस। तो मैंने पहला लिखा है 42वां संविधान संशोधन 1976। आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यह है 42वां संविधान, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को देश का यह प्रस्तावना में क्या किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, जिससे पूरे विश्व के सामने हमारा देश एक मिसाल बनकर उभरे कि हम किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करते। सदैव से हमने सभी धर्म को अपने में समेटे हुए और बराबर दर्जा प्रदान किया है। इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है हम लोगों का, इसीलिए मेंशन कर दिया गया कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस प्रावधान में सभी वही सब चीज है कि सभी धर्मों को अपने तरीके से दूसरे धर्म की बिना मतलब उसकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए, ऐसा ना हो कि उससे दूसरे दूसरे धर्म की भावना ठेस पहुंचे। उसका मतलब बिना भावनाओं को ठेस पहुंचाए धर्म का प्रचार करने, संस्था बनाने तथा अबाध धार्मिक कार्यों करने का मूल अधिकार प्राप्त है। आप मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, ये बनाइए, चर्च बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके साथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किस चीज से? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था, महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो ये विभाजन की बात है। तो स्त्री और पुरुषों के बीच में पहले से ही असमान भूमिका है, तो इसी को बोल रहा है। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पे? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या मतलब पंचायती राज संस्थाओं में, कहाँ पे? तो पंचायती राज संस्थाओं मैंने बता दिया है 33%। और बिहार में कितना भाई? देखते रहना, 50%। ठीक है, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति। ठीक है, आप सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं तो यही बताना चाहते हैं ना कि एक धर्म जो है वही श्रेष्ठ है सब धर्मों से। तो यही आंसर होगा, उत्तर ए है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये भी ऑब्जेक्टिव है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना नहीं करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, सभी लोग को कोई भी धर्म मानने का आजादी है। भारतीय संविधान यही कहता है जो मैंने बताया, धर्मनिरपेक्ष है। और 25 से 28 इसको देता है। तो और लास्ट ऑप्शन है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो आंसर क्या हो गया? ग, कि सबको अधिकार देता है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपका मिलान करने का। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट क्वेश्चन होगा जो आ सकता है। ये देखिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहला इधर है कि अधिकार और ये आप देख लीजिएगा। तो नारीवादी किसे कहते हैं कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। ठीक है, कि स्त्रियों और पुरुष मतलब कि वही विधायिका वाला जो मैंने बात की थी 50%, 50-50% सीटें मतलब मिलनी चाहिए, है ना, चुन चुन के आनी चाहिए कि वो 14.3% ही हो। तो वैसा आदमी जो चाहता है कि एकदम बराबर अधिकार मिले महिलाओं को पुरुषों के बराबर, तो वो नारीवादी होता है। ठीक है, फेमिनिज्म कहते हैं इसे उस इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा जो है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, सांप्रदायिक। ठीक है, अब धर्म को ही आप मान लीजिए मुख्य आधार समुदाय का, तो आप सांप्रदायिक ही होगा, धर्मनिरपेक्ष थोड़ा ना रहे। उसके अलावा तीसरा है कि जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जातिवादी होता है। और लास्ट कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे भी बता दिया है कि ये तो बच्चों मैंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, आपके पहले लेसन के लेक्चर को भी और प्रश्नावलियों को भी अपने से ही मैंने बनाया है। जहाँ भी दिक्कत हो आपको कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, कमेंट में मैसेज कीजिए कि हमें ये वो नहीं मतलब प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है, तो हम आपको ये करने को, वैसे पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको। बाकी चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।